आइए दोस्तों, जो है ना, आज हम चलते हैं, देखते हैं प्रबोधन। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ये नया चैनल है दोस्तों, ये इसमें जो है ना, आप लोगों को मेंस किया जा रहा है। इसमें मेंस में आप लोगों को ये एमएम ग्लोबल कैरियर नहीं है, पहले वाला एमएम ग्लोबल कैरियर है। एमएम ग्लोबल कैरियर, ये है ग्लोबल कैरियर। ये पहले वाला चैनल है, ये अभी वाला चैनल है। ठीक ना। इसमें आज हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? प्रबोधन, वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रबोधन। आइए हम देखते हैं कि प्रबोधन है तो है क्या। आखिर प्रबोधन से आप क्या समझते हैं, या इसको अगर डिफाइन करने का आ जाएगा, जैसे दे देगा, डिफाइन कीजिए इसको, डिफाइन कीजिए, डिफाइन कीजिए प्रबोधन क्या है। या प्रबोधन से क्या समझते हैं? तो क्या देखिएगा, 18वीं सदी में यूरोप में वैचारिक स्तर पर एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। किस चीज का? धर्मनिरपेक्ष और विवेक, सात परिप्रेक्ष्य, पूछताछ को क्या करता है? प्रोत्साहित किया गया, जिसे सामूहिक रूप से प्रबोधन कहा जाता है। उनका नारा था तर्क, सहिष्णुता और मानवता, रीजन, टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी। जो ह्यूमन होता है ना, क्या? ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, मानवता। मानवता में क्या आ जाएगा आप लोगों को? जल कल्याण आ जाएगा। जो अशोक था ना, अशोक पहले क्या था? अशोक एक पहले क्रूर शासक था, लेकिन उसने देखा ना, बाद में बहुत सारे उसने भलाई के काम करवाए। जैसे रोड के किनारे वृक्ष लगवाया, आपको नहर खुदवाया, तालाब खुदवाया, आश्रम बनवाया, बहुत ज्यादा जो है ना, इस तरह का कार्य किया। वो कार्य किया। चलिए आगे, कौन सा कार्य किया अशोक ने? कल्याणकारी कार्य किया, कल्याणकारी कार्य किया। इसको हम देखिए, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, लेकिन मैं एंशिएंट से लाके जोड़ दे रहा हूं आपको। अशोका से लाके जोड़ दिया यहां से, ठीक ना। मिक्स करके जो है ना, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ना, तो आप लोग मिक्स करके लिखिएगा। जैसे इसमें मैं आप लोगों को 13वें संविधान संशोधन के बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे 73वें संविधान संशोधन कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, आगे मैं आप लोगों को इसी में बता रहा हूँ आपको। आगे चलिए, आगे देखते चलिए, ठीक ना। के विचारों और दृष्टिकोण में विज्ञान व तर्क को बढ़ावा देने के कारण इतना अधिक परिवर्तन आ गया कि बहुत से लोग इसमें बौद्धिक क्रांति, इसको लोग लगे कहने। क्योंकि बौद्धिक क्रांति में चिंतन का केंद्र कौन था? मनुष्य था। परम लक्ष्य क्या था? मानव कल्याण, कल्याणकारी परम लक्ष्य था। परम लक्ष्य, परम लक्ष्य था। समझ रहे हैं आप लोग? समझ गए लो। चलिए आगे चलते हैं। यह माना गया कि राज्य, चर्च तथा अन्य संस्थानों में केवल मनुष्य के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो प्रगति है ना, प्रगति आगे बढ़ती रहनी चाहिए। 18वीं शताब्दी के यूरोप के इतिहास में आलोचना एवं तर्क की शताब्दी के यूरोप में इतिहास एक प्रख्यात है। फ्रांस के विभिन्न विचारकों एवं दार्शनिकों ने अपने आलोचनात्मक लेखों और विचारों से अनेक प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं पर जो प्रश्न चिन्ह लगा दिया। प्रश्न चिन्ह लग गया बाद में, इस पे प्रश्न चिन्ह लग गया, प्रश्न चिन्ह लग गया। किसका लग गया दोस्तों, पता है आप लोगों को? फ्रांसीसी जागृति आई 18वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसी टाइम में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में। ठीक, आइए चलिए देखते हैं। बुद्धिजीवी तरह तरह कथित दार्शनिकों वर्ग को फिलाजाइस, फिलाजाइस कहा जाता था। जो दार्शनिक वर्ग थे, जो बुद्धिजीवी थे, उनको फिलाजाइस कहा जाता था। प्रबोधन योगीन प्रमुख विचारकों जैसे ऑनलॉक, मोंटेस्क्यू, वाल्टेयर,
कांट, रूसो, दिदरो, ये क्या थे? ये विचारक थे। रूसो क्या थे? एक दार्शनिक थे, विचारक थे, ठीक ना। ये मॉन्टेस्क्यू का प्रबोधन में योगदान बताइए, इनका क्या योगदान था मॉन्टेस्क्यू का? इनका कार्यकाल क्या था? 1689 से 1755 तक। 1689 से 1755 तक किसका था? मॉन्टेस्क्यू का क्या था? ये इनका कार्यकाल था। उनकी क्या थी? प्रथम प्रसिद्ध रचना पार्सियन लेटर्स। पार्सियन लेटर्स कब इनका ये हुआ था? पार्सियंस लेटर, पार्सियंस लेटर्स 1721 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई एक मनोरंजक कृति है और इसमें दो काल्पनिक ईरानी यात्री फ्रांस की यात्रा करते हुए वहां के समाज के विभिन्न पक्षों के माध्यम से व्यंग करते हैं। ये तो सर्वाधिक विख्यात रचना द एस्प्रिट्स ऑफ द लॉज, द एस्प्रिट्स ऑफ द लॉज, ये क्या आप कहिएगा? द एस्प्रिट्स ऑफ द, देखिए स्पिरिचुअली क्या आ जाता है? आध्यात्म में आ जाता है। जैसे चिंतन मतन जो लोग होते हैं ना, जो वो लोग स्पिरिचुअली जो है ना, एक यहां से क्या बोलते हैं आप लोगों को, एक दैविक रूप से जो है ना, वो लोग जैसे शंकराचार्य हो गए, रामानुज हो गए। शंकराचार्य में आप रामानुज को ले लीजिए, शंकराचार्य में रामानुज को ले लीजिए आप। जो अध्यात्म से जुड़े हो, समझ गए ना आप लोग? समझते रहिए। ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप लोग समझ के नहीं पढ़िएगा ना, आप लोग लिख के नहीं आइएगा। देखिए मेंस में अगर आप लोग अच्छा नंबर आ जाए ना, कोई माई का लाल नहीं है जो आप लोगों को रिजल्ट रोक दे। ये सादा कागज पे आप लोगों को लिख के मैं दे रहा हूँ। मेंस एक लड़का 25-24 क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, आप लोग देखिएगा, उनका इंटरव्यू पढ़िएगा, आप लोगों को शायद पता कीजिएगा। आप लोग यूट्यूब देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। एक भी क्वेश्चन का उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन उनका 24वां या 25वां रैंक आया था। तो आप लोग पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेंस आपका सही है तो आप लोगों का पीटी भी निकल जाएगा। मेंस सही नहीं है तो सादा कागज पर लिख के दे रहा हूं, आप लोगों का पीटी भी नहीं होगा। इनसाइट जब तक डेवलप नहीं होगा आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। देखिए जिसका प्रकाशन 1748 ईस्वी में हुआ था, मॉन्टेस्क्यू की विधि विषयक धारणा थी उनके राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का, और उनके मान्यता का पुरातन संस्थाएं केवल इतिहास के उल्लेख में मिलता है। मॉन्टेस्क्यू संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक थे वो, और उनकी क्या थी? नियंत्रित करने के लिए शासन के 3 अंगों को, जैसे व्यवस्थापिका था ना, देखिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका आज नहीं है, शुरू से ही चला आ रहा है। ये कानून व्यवस्था जो है ना, व्यवस्थापिका का काम क्या है? व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, और न्यायपालिका का काम क्या है? कानून का परिभाषा करना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आइए देखते हैं वाल्टेयर का प्रबोधन में योगदान बताइए। वाल्टेयर साहब के बारे में पढ़ते हैं। वाल्टेयर साहब के बारे में, वाल्टेयर साहब के बारे में पढ़ते हैं। इनका क्या था? इनकी भी 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी लेखक थे ये। वाल्टेयर बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे,
अपने युग का सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति थे ये। इनका मूल नाम फ्रांसवा मारी आरुए था और आगे चल के इनका वाल्टेयर नाम पड़ गया। उनका नाम उनका लेखन कला जादूगर, जो लिखने की उनकी शैली थी ना, एक जादुई शैली थी। मतलब जैसे वो लिखते थे ना, तो लगता था एक मैजिक टाइप के लिखते थे वो किसी चीज को। मतलब जैसे आप जैसे मेंस लिखिएगा ना, तो हर चीज को एक लिंक करके लिख के चलिएगा ना, तो एग्जामिनर का मन मोह लीजिए आप लोग ऐसा लिख के वाल्टेयर साहब की तरह आप लोग भी मेंस का जो है ना लिख के आइए आप लोग, ताकि लगे कि हाँ भाई कोई मेंस का कॉपी लिख के गया है, कोई लड़का है, कोई विद्यार्थी है भाई जो लिख के जा रहा है, तो लग रहा है हाँ कुछ दम है उसमें। ये चीज है, आप लोग इस तरह लिख के आइए। क्या ये लोग लिख के आते हैं कि मेंस में 200 400 आपको 600 में जो है ना 200 250 नंबर है। 600 में 400 450 500 लाइए भाई कम से कम। चलिए ठीक है, इसमें आइए देखते हैं इनमें क्या है। निरंकुशता और कट्टरता, तकद्दुम, व्यंग था, उदारवाद, निरंकुशवाद का समर्थन करते हुए वाल्टेयर ने कहा कि मैं चूहों की अपेक्षा एक सिंह द्वारा शासित होना पसंद करूंगा। मतलब उनका वही है, गिदड़ की 100 साल की जिंदगी, शेरपल की एक जिंदगी काफी है। आप लोगों ने सुना है ना, मतलब जो टीपू सुल्तान वाला जो अंग्रेजों ने घेर लिया था, जो गद्दारी लोगों ने किया, तो उन्होंने ये दिया था, वही इनसे कुछ मिलता जुलता उनका भी मंतव्य है। चलिए आइए चलते हैं। यूरोप के बौद्धिक देवता भी इनको कहा गया। वह एक महान लेखक, कवि थे, दार्शनिक थे, पत्रकार थे, नाटककार थे, आलोचक थे और इससे बढ़कर व्यंग्यकार भी थे। और उन्होंने अपने दर्जनों उपन्यासों में ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में लिखा। उन्होंने निबंध लिखा, नाटक लिखा, कविता लिखा। और ये भ्रष्टाचार जो है ना, अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार, सेंसरशिप, गुलामी और युद्ध की निंदा भी की। वाल्टेयर साहब ने जो है ना क्या कहा, दुनिया के एक ही ईसाई था, वह भी सलीब पर चढ़ा दिया गया। सलीब क्या होता है? फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसकी मशहूर पुकार थी, इन बदनाम चीजों, चर्च को नष्ट कर दो। वह कहा करते थे कि, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहा करते थे। गिरजाघरों में तो मूर्ख को ही शांति मिलती है, इसलिए उसने भ्रष्ट गिरजों को नष्ट करने की बात कही थी और यह बड़ा कदम उठाया था। और वाकई चतुर्थ और व्यंग्य उनकी भाषा में स्पष्टता ये थी, मानवतावादी। उनका क्या कहना था कि कहीं आप चले जाइए, गिरजा शिवाला, कहीं पे भी आप चले जाइए, कहीं पे भी, जब तक आपके अंदर मानवता नहीं है तब तक आप इंसान नहीं है। मतलब उनका क्या था, मानवता की तरफ ज्यादा जोर था। उनका क्या था, कल्याणकारी कार्य करने का ज्यादा जोर था, परम लक्ष्य था उनका, ये चीज था, ह्यूमैनिटी उनका ये था, सबसे ज्यादा इस पे जोर देते थे वो। आइए क्या उनकी मान्यता, ये दंड अपराध में अनुपात में दिया जाना चाहिए। वाल्टेयर की दूसरी पुस्तक लुई 14वें का युग 1791, लुई 14वें, लुई 14वें, लुई 17वें, ये दोनों में डिफिनीशन आपको पूछ दे मेंस में, तो आप लोग क्या लिख के आइएगा। और कि कब का सेशन काल है? 1751 ईस्वी का। इसमें प्रकाशित हुई थी इनकी एक बुक थी, कृति इतिहास और दर्शन के अधिक निकट थी। और लेखन के दर्शन एवं कला विचारों के समावेश इसी समय में प्रारंभ हुआ था। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक थे। एक बार उन्होंने एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा था कि यद्यपि मैं तुम्हारे कथन से सहमत नहीं हूं, किंतु मैं अंत समय तक तुम्हारे ऐसा कहन के अधिकार की सुरक्षा के लिए तुम्हारा समर्थन करता रहूंगा। मतलब जो उन्होंने कहा उस बात पे ये अमल करेंगे, लेकिन उस चीज से ये संतुष्ट नहीं थे। समझ गए? जैसे गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुल्ला से परहेज, या गुलगुल्ला खाएंगे गुड़ से परहेज, वही वाली बात है। समझ गए आप लोग? चलिए 1763 ईस्वी में प्रकाशित रिटाइज ऑन टॉलरेंस में उसने असहनशीलता को अनुचित ही नहीं क्या किया था उन्होंने, वरना एक कलंक बताया था। क्या कलंक बताया था? आगे आइए चलिए देखते हैं। वाल्टेयर के समय के टाइम में जो था ना, कलंक बताया था उस टाइम में क्या था? कलंक बताया था उन्होंने कि गिरजाघरों में तो मूर्ख को ही शांति मिलती है, ठीक ना, यही बताया था उन्होंने। वाल्टेयर साहब के समय में क्या था? अधिकारों के अधिकांश लेखक प्राचीन अथवा
पूर्व मध्यकाल की घटनाओं को ही प्रकाश में लाने का प्रयत्न तो उनके नैतिक जीवन पर प्रकाश डालने का कोई इतिहास प्रयत्न नहीं करता था। उसने घटना प्रधान समग्र संकलन के साथ साथ नैतिक दृष्टि से उसका मूल्यांकन कर इस क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की। वाल्टियर द्वारा उसकी एक कहानी के रूप में उभरा सरसता, व्यंग्य और नैतिक दृष्टि के सहोजे हुए इस परंपरा का निर्वाह करके उसने स्वीडन के शासक चार्ल्स बारहवें पर लिखी कृति में निभाया था। अपने मत से पर वह यूरोप का साहित्यिक सम्राट मान लिए गए थे। वाल्टियर को फ्रांस में ही नहीं, सारा यूरोपियन में उनको जो है ना चर्चा होती थी। और सार यूरोपन विवेक, प्रबुद्धता और प्रकृति के सिद्धांत के प्रचार प्रसार का श्रेय उनके क्या था? सिद्धांत के प्रचार पर किसको श्रेय दिया जाता था? फ्रांस के प्रबोधन यंग का नेता मान लिया गया था उनको। किनको माना गया था? वाल्टियर साहब को। इतिहासकार इंग्लैंड रोज लिखता है, एक इंग्लैंड इतिहासकार इंग्लैंड रोज क्या लिखता है? यदि वाल्टियर ने पुरानी शासन व्यवस्था के राजनीतिक रूपों पर प्रहार नहीं किया, परंतु सत्ता, परंपरा, रूढ़िवादी, जो लिबरल नहीं होता है ना, जो क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा पे जो मतलब जैसे लोग मतलब जैसे उनकी विचारधारा क्या होती है, बिल्कुल हट के होती है, डिसिमिलर होती है, सिमिलरिटीज कहीं नहीं आएगी, वो बिल्कुल अलग टाइप के होंगे। और इंसान का क्या है, विचार पे ही तो हर चीज डिपेंड करता है ना। आपका विचार जैसा होगा वैसा आप व्याख्या करेंगे किसी चीज को, लिखने का, पढ़ने का, सोचने का, समझने का। तो विचार जिस पर होगा वह क्या होगा? टिके हुए थे। कौन टिके हुए थे? आक्रमण करके नींव को खोखला कर दिया था। कौन किया था? रूढ़िवादी जो विचारधारा के जो लोग थे उस टाइम में, उन्हीं लोगों का ये था। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब आगे हम लोग रूसो साहब के बारे में पढ़ते हैं। वाल्टियर साहब का हो गया ना, अब रूसो साहब का, वाल्टियर साहब का हो गया। अब रूसो के बारे में पढ़ते हैं। रूसो साहब के बारे में देखा जाए इन्होंने क्या कहा है, इनकी विचार क्या है। रूसो साहब का प्रबोधन में इन्होंने क्या योगदान दिया है। जीन जैक्स रूसो, इनका 1712 से 1778 तक इनका कार्यकाल रहा। 1712 से 78 तक इनका कार्यकाल रहा। रूसो साहब का इनका कार्यकाल रहा। और क्या था? ये प्रबुद्ध दार्शनिक थे। रूसो ने अपने जीवन में अनेक निबंध, उपन्यास का जन्म 1712 ईस्वी में जिनोवा के बदनाम घड़ीसाज के घर में इनका जन्म हुआ था। जिनेवा है ना, जिनेवा कन्वेंशन आप पढ़े होंगे, लाहौर अधिवेशन भी पढ़े होंगे, शिमला समझौता भी पढ़े होंगे। पुणे तक पढ़े हैं आप लोग? नहीं पढ़े हैं? चलिए पढ़िएगा, आगे पढ़ाऊंगा उसको भी। रूसो ने अपने एक निबंध डिस्कोर्स में ऑन साइंस एंड आर्ट्स में आधुनिक सभ्यता की खुलकर आलोचना की थी। कौन? रूसो साहब ने की थी। क्या की थी? उन्होंने बताया था कि इस निबंध के माध्यम से रूसो ने संभवतः क्रांति की संभावना से लोगों को अवगत कराया था। 1754 ईस्वी में उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया जिसका विषय था असमानता के उद्गम पर विवेचना। इसमें उन्होंने व्यक्त किया था कि सीधे साधे इंसान के हृदय में किस प्रकार का घमंड, लालच और स्वार्थ ने अपना स्थान बनाया तथा उन्हें पथ भ्रष्ट किया। उसने यह माना कि सामाजिक दोषों का कारण बहुत सीमा तक असमानता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मानव समाज में दो प्रकार की असमानताएं हैं। प्रथम क्या है? प्राकृतिक तथा द्वितीय समाज के द्वारा व्युत्पन्न पहले की प्रकार की असमानताएं स्वीकार की जाती है, परंतु दूसरी प्रकार असमानताओं पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। उन्होंने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर, बैक टू नेचर। प्राकृतिक के तरफ लौटो।
ये नारा किसका था? रूसो साहब का था कि देखिए कोई इंसान कितना भी ऊपर चला जाए, एक दिन जमीन पे आना ही है। जो एक दिन जमीन पे है वो जाएगा। देखिए इंसान है ना, कोई भी है ना, कहीं से जहां से चलता है ना तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। वो एक साइकिल पे जाके रुक जाएगा, फिर उसका डाउनफॉल होगा। डाउनफॉल होके जहां से चला था वहीं पे आएगा। ये दुनिया है ना, गोल है, गोल गोल घुमाएगी, गोल गोल घुमाएगी, ठीक ना, और फिर आपको लागे छोड़ के चली जाएगी। इसलिए जब वक्त अच्छा हो ना तो किसी के साथ बुरा मत कीजिए, क्योंकि जब आपका साइकिल बुरा साइकिल घूमेगा ना फिर आप आगे वहीं फंस जाइएगा। और देखिए वक्त है ना, और समय, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। राजा को फकीर बना देगा, फकीर को राजा बना देगा। और किसी के साथ कभी गलत नहीं, इंसानियत के नाते चलते रहिए, मानवता और आपको बताया ना ये कल्याणकारी कार्य करते रहिए और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। वालेया के समय में अधिकारों का अधिकांश लेखक, अब पढ़ते हैं मैं इसमें वालेया साहब के बारे में। प्राचीन अथवा पूर्व मध्य काल की घटनाओं को ही प्रकाश में लाने के प्रयत्न तो उनके नैतिक जीवन पर प्रकाश डालने का कोई इतिहास नहीं करता। समग्र संकलन के साथ साथ नैतिक दृष्टि से उनका मूल्यांकन इस क्षेत्र में कई दिशाओं की प्रदान की है। वाल्टेयर साहब के बारे में क्या देखते हैं? उनकी कृतियों में इतिहास बोझिल न होकर एक कहानी के रूप में उभरा। सरसता व्यंग्य और नैतिक दृष्टिकोण के सहेजे हुए एक परंपरा का निर्वाह, अपने दायित्व का निर्वाह, अपने परंपरा का निर्वाह उन्होंने स्वीडन के शासक चार्ल्स 12वें, स्वीडन के शासक, स्वीडन के शासक चार्ल्स 12वें, स्वीडन चार्ल्स 12वें पर लिखी हुई कृति को निभाया था। अपनी मत से पूर्व यूरोप का साहित्यिक सम्राट मान लिए गए थे। वाल्टेयर को फ्रांस में ही नहीं सार यूरोपन विवेक, प्रबुद्धता और प्रकृति के सिद्धांत के प्रचार प्रसार का श्रेय प्राप्त था। दांत के प्रचार प्रसार का श्रेय उनको प्राप्त था। फ्रांस में प्रबोधन यज्ञ का नेता मान लिया गया था। इनको वाल्टेयर साहब को इतिहासकार हॉलैंड रोज लिखता है कि यद्यपि वाल्टेयर ने पुरानी शासन व्यवस्था को राजनीतिक रूप में प्रहार नहीं किया होता, परंतु सत्ता रूढ़िवादी विचारों को वो जो है ना कभी न्यू उसका खोखला नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? इसके बाद से आगे देखेंगे रूसो ने मनुष्य को समय पशु की संज्ञा दी, क्योंकि रूसो का मानना था कि प्राकृतिक की ओर लौटो, प्राकृतिक की ओर लौट चलो। मतलब यह हुआ कि मानव की नैतिक परिस्थितियों द्वारा निर्देशित जीवन में नेक्सिन ने रूसो को प्रकृति का शिशु, चाइल्ड ऑफ नेचर कहा है। चाइल्ड ऑफ नेचर, आइए ठीक ना। आधुनिक शिक्षाविदों ने रूसो की कृति एमिल में बहुत से विचार ग्रहण किए थे। उसके अनुसार शिक्षा में नैतिक मूल्यों का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। वह ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं का विरोधी तथा व्यवहारिक एवं तकनीकी शिक्षा का समर्थक थे। उसके आगे आइए देखते हैं क्या देखते हैं। उसके आगे हम लोग ये देखेंगे ना कि उसमें आज की मोटोसरी किंडरगार्टन जैसी शिक्षा पद्धतियों का पूर्वाभ्यास मिलता है। रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, 1762 ईस्वी में इस बात से आरंभ होता है। रूसो का क्या हो जाएगा? रूसो साहब का 1762 में, 1762 में क्या इनका, ये क्या बोले थे उस टाइम में कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है फिर भी वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने क्या लिखा कि आदिम काल में मनुष्यों को स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व भाव प्राप्त था, लेकिन आज के टाइम में नहीं है वो।
रूसो साहब का ये कथन था, मैं नहीं कह रहा हूँ, रूसो साहब का ये कथन था। रूसो ने निरंकुश राजतंत्र पर प्रहार किया तथा राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन कर सामाजिक समझौते की स्थापना की। कौन किया था? रूसो साहब ने किया था, और बताया कि जनतंत्र ही शासन प्रणाली का एक आदर्श रूप है। रूसो को विश्व इतिहास में आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक ना। किसको माना जाता है? आधुनिक जन्मदाता रूसो साहब को माना जाता है। और इन्होंने ही आपको इसके पहले जो है ना यूसुफ पढ़ाया, आपका बताया इब्राहिम लिंकन के बारे में, वास्को डी गामा के बारे में, ठीक ना। ये चीज है। तो क्या इब्राहिम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा? जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। रूसो के दार्शनिक सिद्धांतों का क्या था? सिद्धांतों से क्या था? वो प्रभावित था, अफेक्टेड था। कैसे अफेक्टेड था? सोशल कंटेक्ट के माध्यम से। सोशल कंटेक्ट अथवा स्वीकारो, रीति, आत्मकथा, जिल्ली, उपन्यास, कन्वेंशन, सेकेंड डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वेलिटी की समान इच्छा थी। इनइक्वेलिटी, देखिए इनइक्वेलिटी में क्या होता है? जहां जो है ना भेदभाव ऊपर हो जाएगा ना, वहां मामला गड़बड़ हो ही जाना है। जिस तरह बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा वर्ग में जब हित टकराएगा ना, तो क्रांति जो है ना उत्पन्न होगी। आज देखिए हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र में गरीबी इतनी ज्यादा है ना, जहाँ के लोग 2 टाइम जो है ना खाना नहीं, आज लोग पानी, जल संकट है, खाद्य संकट है, संकट ही संकट है, ये मान के चलिए। लोग गड्ढा का पानी पी रहा है, कहीं व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं। तो कौन है इसका जिम्मेवार? कौन है? जो ऊपर लोग बैठे हैं वही ना जिम्मेवार है, हम आप थोड़ी हैं। जिनके हाथ में शासन है, बागडोर है, हर चीज दिया गया है, उनको हर चीज की सुविधा करनी चाहिए। एक चैन श्रृंखला के माध्यम से करके काम नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन क्या उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। अगर पारदर्शिता नहीं है तो सिस्टम में भी आगे आप काम अच्छा कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। सिस्टम में आगे पारदर्शिता अगर रहेगी तो आप अच्छा काम कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छा होगा। किसी चीज को करने के लिए क्या है, आपको उसका जो है ना मंतव्य होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा, कैसे करूं, क्या करूं। जैसे इतना ज्यादा बाढ़ आ जाता है तो वहां डैम बना दीजिए, वहां बिजली पैदा पैदा कीजिए। जहाँ सुखाड़ है वहां नहर निकलवा के पानी ले जाइए, वहां एग्रीकल्चर करवाइए। तो भाई आदमी चाहेगा तो क्या नहीं होगा, लेकिन कोई चाहता नहीं ना है, काम करना कोई चाहता ही नहीं है, क्या कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, समझ गए ना आप लोग। समुदाय के कल्याण की इच्छा, रियल विल, स्वार्थपूर्ण इच्छा। तो आदमी आज स्वार्थी हो गया अपना, समझ गए आप। बस पोस्ट मिल गया, पद मिल गया, क्या है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात है, समझ गए ना आप लोग। यही चीज है। समान इच्छा का अभिप्राय है समूचे समाज के भलाई की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन अभी है नहीं। मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा है, मतलब दूसरा साहब नहीं कह रहे हैं, ठीक ना। ये मैं कह रहा हूँ, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहानी है। अरे कम से कम काम तो कीजिए भाई साहब। आप आए लोग भाई जगह पे, सिस्टम में जगह जगह आप लोग बैठे, तो काम कीजिए, काम कीजिएगा, कल्याणकारी काम कीजिएगा। आपका भी कल्याण होगा, जनता का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा आपके साथ। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। समूचे समाज की भलाई की इच्छा अर्थात सभी के कल्याण की इच्छा होता है, यह एक आदर्शवादी संकल्पना, यह गुणात्मक और मात्रात्मक नहीं है। समुदाय के कल्याण की इच्छा का योग समान इच्छा है। हर्नासा ने कहा कि लोविथ लोवियाथान का कट्टा सिर ही रूसो की समान इच्छा है। रूसो ने तत्कालीन राजनीतिक जीवन में 2 प्रमुख विचार प्रदान किए हैं। जानते हैं रूसो साहब जो, ये लोग क्या थे? ये लोग एक विचारक थे। तत्कालीन राजनीति में क्या था इनका? जनता की सार्वभौमिकता, जनता जो है ना उनकी सार्वभौमिकता होनी चाहिए। और दूसरा क्या था? नागरिकों की राजनीतिक समानता, राजनीतिकता समानता होनी चाहिए। देखिए पहले जो चोर था ना, पहले के जमाने में चोर चोरी करता था ना, तो बादशाह के हाथ काट दिए जाते थे। आज के टाइम में चोर चोरी करता है तो उसे 4 घंटा मार के जेल में बंद कर दिया जाता है। ये नहीं पूछा जाता है ये चोर क्यों है, समझ गए आप लोग। व्यवस्था है ना, व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था को सही करना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा, समझ गए ना आप लोग।
और क्रांति है ना, क्रांति ऐसे नहीं, क्रांति की पहले बीज पड़ती है, नींव पड़ती है, पढ़ते पढ़ते जाके तब क्रांति। देखिए ना, जितना भी रिवोल्यूशन हुआ क्या हुआ। अब क्रांति का मतलब गोली बंदूक नहीं हो जाता है, औद्योगिक क्रांति भी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, जितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, तो अब वो सब क्रांति बात कीजिए। अब क्रांति गोली बंदूक मत समझ लीजिएगा, लोग क्रांति कर रहे हैं तो गोली बंदूक लेके उतर जाइए, अरे ऐसा नहीं है, पढ़िए लिखिए, आगे आगे काम कीजिए, ये भी एक क्रांति ही है। जिस तरह हरित क्रांति आया था जिस तरह, अरे उस तरह क्रांति ले आइए आप लोग, ये चीज है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे क्या देखते हैं। व्यक्ति या संस्था में विश्वास न प्रकट करने और उसे मानव मात्र में आस्था का प्रकट की थी तथा व्यक्तियों ने उसके स्वतंत्र और समान माना था, इसलिए फ्रांस के क्रांति के नारों में समानता, स्वतंत्रता और समान माना था। क्रांति के समय उसके विचारों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। अच्छा, नेपोलियन को जानते हैं आप लोग, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन साहब ने क्या कहा था, सच ही कहा था कि रूसों का जन्म न होता तो फ्रांस की राज क्रांति का होना असंभव था। फ्रांस की क्रांति देखिए, रूसो साहब की देन थी फ्रांस की क्रांति। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक चीज मैं बता रहा हूं, नेपोलियन साहब भी छोटे मोटे आदमी नहीं थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। इनकी सेना एक बार जा रही थी, समझ गए, नहर से, सुएज नहर से सेना निकल रही थी, सुएज नहर से। यहाँ एक आगे चल के 7 जो है ना, 7 नहरें थी यहाँ पे, 7 नहरें थी। 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 नहरें हो गई, ठीक ना। तो लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाली नदी जो थी ना, देखिए इसमें क्या था, 3 नदी में पानी नहीं था, 3 नदी में पानी सूख गया था, 4 नदी में पानी चल रहा था। तो एक में बहुत ज्यादा तेज स्ट्रीम था, बहुत ज्यादा तेज स्ट्रीम था, धारा बहुत इतना तेज था। तो लोगों ने क्या बोला, जब इनके ये सैनिक बोले कि अरे सर हम कैसे जाएंगे यहाँ से आगे, ये तो नदी है आगे 7वीं, अभी हमने तो तीसरा पार कर लिया, अभी हमें जो है ना 4 पार करना है। तो बोले अरे मूर्ख आदमी, 4 पार करना है, अभी तो ये चौथा पार कर लो, 5वां 6ठा 7वां आगे देखा जाएगा। तो देखिए क्या था, तो इससे कोई भी, जितने उस टाइम में जितने थे ना, कोई शासक इधर से पार नहीं किया था, इससे 7th नदी से, ठीक ना। लेकिन इन्होंने, जब इनके सैनिक सब पार कर गए तो बोले अरे बेवकूफ, ये तो वही नदी है जो आज तक किसी ने पार नहीं किया, हमने अपना सैनिक को लेकर नदी पार कर गए। ये नेपोलियन बोनापार्ट भाई थे, पता होना चाहिए आप लोगों को। असंभव को संभव करने की ये लोग ताकत रखते थे, ठीक ना। तो नेपोलियन ने क्या कहा था, सच ही कहा था, रूसो अगर नहीं होते तो फ्रांस की राजक्रांति होना असंभव था। रॉबर्ट दरगैंग ने यूरोप फ्राम सीनेसा टू वाटरल में रूसो का मूल्यांकन करते हुए क्या कहा, संसार में ऐसे व्यक्ति कम हुए हैं जिन्होंने रूसो के समान मानव चिंतन को प्रभावित किया हो। राजनीतिक, शिक्षा, धर्म, कला, नैतिकता और साहित्य, सभी के पर रूसो का क्या होता है, सभी पे रूसो का विचारों का क्या होता है, एक छाप दिखाई देता है, ठीक ना। छाप कैसे, जैसे उन्होंने क्या किया था, अपना विचार छोड़ दिया था। आप देखते होइएगा, अभी जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा ना, वो पब्लिक में फेम हो जाएगा, कुछ दिन बाद जो है ना, वो भी लगेगा इधर उधर लन फंड करने, वो लोग भी फिर अपना लुटिया डुबो देता है। ये लोग अगर सही काम करता रह जाए ना, तो रूसो क्या एक से एक बड़ा बड़ा महान हस्ती से भी ज्यादा इंसान। देखिए इंसानी एक कहावत है ना, मैन कैन डू व्हाट हैज बीन डन, इंसान जो किया है ना उसे किया जा सकता है। टाइम एंड टाइड फॉर नो मैंस, समय और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, समझ गए आप। तो देखिए वक्त है, वक्त पे हर चीज हो जाना चाहिए। अगर आप लोग सही से अच्छा से तैयारी कीजिएगा तो आप लोगों को वक्त पे सिलेक्शन हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा। अच्छा से नहीं तैयारी कीजिएगा, समय निकल जाएगा, आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कीजिएगा। आइए अब हम लोग तो देख लिए लोग, अब दिदरो साहब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिदरो साहब का प्रबोधन में क्या योगदान था, यही मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, इतना मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ दिदरो साहब के बारे में आप लोग में। दिदरो साहब, दिदरो का प्रबोधन में
क्या योगदान था है? क्या योगदान था बताइए आप लोग। सिट फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले दार्शनिक लेखक में दिदरो का महत्वपूर्ण स्थान है। विवेक के महत्व पर बल देते हुए दिदरो ने फिलॉसफिक थॉट पुस्तक लिखी। उन्होंने क्या कहा, जिस विषय पर कोई प्रश्न नहीं उठाया उसे कभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। विश्वास करने के लिए शंका करना अनिवार्य है। ठीक है ना। दिदरो का उद्देश्य जनता के प्रमुख संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करना होता है। देखिए किसी चीज की जो है ना, क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष की जो है ना प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक कहावत है कि जो साफ दिखता है, ठीक ना, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे कोई आप कपड़ा पहन लिए, साफ है बिल्कुल, अगर एक छींटा भी पड़ जाएगा तो दूर से दिख जाएगा, ठीक ना, कि यहाँ पे ये बिंदु पड़ा हुआ है। तो वही वाली इनका भी कथन था। देखिए दिदरो का विश्वास था कि सत्य ज्ञान से सभी दोषों का निराकरण और सुख की वृद्धि हो सकती है। देखिए सत्य की तो विजय कभी होती है, समझ रहे हैं ना आप। सच्चों का बोलबाला, झूठों का मुंह काला, समझ रहे हैं। जो जैसा करेगा वैसे ही पाएगा। अतः उसने विश्वकोश का संपादन प्रारंभ किया ताकि विभिन्न विषयों पर सरल एवं सुगम रीति से प्रकाश डाला जा सके और लोगों से उनका सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सके। यह विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया 1751 से 1772 तक 17 खंडों में प्रकाशित हुई। 1751 से 1762 तक, और उसके बाद से 62 से 72 तक आपको क्या हुआ, ये 17 खंड हो गया। 62 ये और 72, 1772 तक 17 खंडों में प्रकाशित हुई है। प्रकाशित हुई है, उसमें कई लेख हैं। समन दिदरो ने लिखा हुआ है इन्होंने कि इस कार्य में बड़े लेखकों का सहयोग प्राप्त हुआ था इनको, दिदरो साहब को। लेकिन ये क्या है, इनको कारावास भोगना पड़ा, परंतु उनका प्रयत्न चलता रहा कि विश्वकोश में अनेक विषयों के साथ साथ एक तंत्र शासन, सामंत प्रथा, कर पद्धति, अंधविश्वास, असहिष्णुता, कानून, दास प्रथा, उसमें इस विश्वकोश को बड़ी सहमति मिले। जैसे लोगों को जो है ना लोग बेच देता था उस टाइम में, या गुलाम बना लेता था, अपना दास बना लेता था। कोई उनको मुआवजा नहीं दिया जाता था, कोई उनको फैसिलिटी नहीं होती थी, कोई उनको जो है ना खाने पीने किसी चीज की कोई आजादी नहीं होती थी, एक तरह से गुलाम बना लिया जाता था। यस सर, हाँ हुजूर बोलिए क्या बोल रहे हैं, तो ये कहा हाँ हो जाएगा, कोई मुआवजा नहीं, कोई उसका जो है ना काम कर रहे हैं, कोई उसका तनख्वाह नहीं, कोई ये नहीं, फ्री फंड इंडिया, मतलब पूरा काम हो रहा है फ्री फ्री में हो रहा है, मतलब कोई जो है ना देख रेख नहीं, कोई माई बाप नहीं, कुछ नहीं, यही चीज था। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। दिदरो साहब के बारे में तो यही सब चीज था, आप देख लिए ना। अब आइए इसमें क्या देखा जाए, इनका प्रबोधन का उदारवाद की क्या देखा जाएगा। हम लोग प्राकृतिक विवेचना कैसे करेंगे उदारवाद का। उदारवाद एक राजतंत्रीय शक्ति के प्रयुक्तर के रूप में हम क्या करते हैं, ये जन्मा, जिसका यह दावा जो है ना किसी का जो है ना, जिसका यह दावा जो है ना किसी का, ये राजा की शक्ति निरंकुश होती है। आधार पर कोई राजा है ना उसकी शक्ति निरंकुश हो जाती है। उदारवाद का विचार क्या है, राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भी परिलक्षित हुआ। देखिए जहां
राजनीतिक जैसा होगा ना, आर्थिक स्थिति वहां पे सही होगी। अगर हम कार्य सही से करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा किसी भी कंट्री का, तो उससे क्या होगा, रोजगार का सृजन पैदा होगा, रोजगार का अवसर मिलेगा, रोजगार तो नौकरी लगेगी, लोग काम करेगा, उससे क्या होगा, प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी, देश की प्रगति मतलब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का रहन जीवन सहन अच्छा होगा, हर चीज होगा, खाना पीना हर चीज सही होगा, डेवलप करेंगे, विकसित हो जाएंगे, विकासशील देश से हम लोग एक दिन विकसित देश हो जाएंगे। और क्या होगा, यही होगा, दूसरा क्या होता है, यही होता है ना जी। चलिए, युग का नवोदित बुर्जुआ व वाणिज्यवाद के स्थान पर हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित मुक्त व्यापार की आर्थिक व्यवस्था चाहता था। उन्होंने बुर्जुआ तथा कुलीन वर्ग में अंतर करने वाले वंशानुगत विशेषाधिकारों के अंत में भी पैरवी की थी। उदारवाद का विकास मूलतः इंग्लैंड व यूरोप में हुआ। उदारवाद का दार्शनिक आधार हाब्स के विचारों में विद्वान है। हाब्स साहब थे, हाब्स, हाब्स इनका क्या है, उदारवाद, लिबरल, लचीला, लचीला विचार था इनका। उदारवाद का विकास मूलतः इंग्लैंड यूरोप में इनका हाथ साहब का विचार था। और नकारात्मक उदारवाद, निगेटिव लिबरलाइजेशन में क्या आप देखेंगे, हस्तक्षेप राज। शास्त्रीय उदारवादियों ने राज और आर्थिक गतिविधियों के मध्य अलगाववाद पैदा किया। इसके अनुसार राज का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के आधार पर होगा, जिसे क्या हम कहेंगे, बाजार पे होगा, किसके ये पे, राज के। और आपने एडम स्मिथ साहब का आपने इकोनॉमिक में पढ़ाया था ना, इन्होंने क्या लिखा था, एक वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में इन्होंने भी लिखा था, प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी इन्होंने, 1776 है इनका लिखा हुआ। इकोनॉमिक में आप 5-6 दिन पीछे ही आपको कितना क्लास में MM ग्लोबल कैरियर पे आप लोग देखिएगा, ठीक ना, 1776 ईस्वी, 1776 ईस्वी में हेल्थ ऑफ नेशन, समाचार पे जो है ना, इकोनॉमिक के लिए मैं डाला हूं इनका, ठीक ना। आप लोग ये थॉमस रॉबर्ट्स माल्सन ने NAG एंड द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में नामक एक रचना लिखी थी। 1798 में रचना लिखी थी। उदारवादियों के अनुसार राज्य को कम कार्य करने चाहिए। इसी कारण जैसा कि जर्मी बेंथम का भी यही तर्क था कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। यहाँ कम से कम शासन का अर्थ क्या होता है आप लोगों को पता है, किसी विषय पे कम काम करना, ये चीज है। मॉन्टेस्क्यू, टॉमस पेन आदि ने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था, उदारवाद के विकास में योगदान दिया। किन्होंने, एडम स्मिथ साहब ने। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में रिकॉर्ड, माल्थस, जर्मी बेंथम, डिसीज ऑन सिविल एंड जर्मी, पैनल लेजिस्लेशन, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1848। 1848 में प्रिंसिपल इकोनॉमिक, आर्थिक क्षेत्र के राज्य में हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया। 18वीं शताब्दी के उदारवाद में मुक्त व्यापार तथा समझौता पर आधारित अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का हस्तक्षेप न हो का समर्थन किया। इस प्रकार उदारवाद नकारात्मक उदारवाद कहलाया। निगेटिव लिबरलाइजेशन, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि आर्थिक है ना और राजनीतिक जीवन में कम से कम हस्तक्षेप परम उदारवाद का एक पक्ष रहा, जिसे राजनीतिक उदारवादी
के शब्दावली में नकारात्मक उदारवाद दिखाई दिया हमें, ठीक ना। और आइए सकारात्मक उदारवाद का क्या है कुछ देख लेते हैं। सकारात्मक उदारवाद में भी क्या है? सकारात्मक उदारवाद में क्या है? मैनी स्टेट, सामाजिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद एक ही संकल्पना का नाम है। 19वीं शताब्दी में क्या था? अंतिम चरणों के नकारात्मक उदारवाद का स्थान सकारात्मक उदारवाद ने ग्रहण कर लिया। देखिए, जहां निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, अच्छाई होगी बुराई होगी, बुराई होगी अच्छाई होगी। और देखिए, बीज है ना, एक दूसरा बीज निहित होता है। आपके अंदर भी एक शैतान है, अगर जाग गया तो आप भी राक्षस हो जाइएगा। अगर आपकी इंसानियत चल रही है तो आप इंसान हैं, अगर आपका शैतान जाग गया तो आप राक्षस हो गए। हर आदमी के अंदर पॉजिटिविटी होती है, निगेटिविटी होती है। आप जिसको ज्यादा अहमियत दीजिएगा वो चीज आपके आगे आ जाएगा, उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। देखिए क्या है इसमें, आगे देखते हैं। सकारात्मक में क्या देखेंगे? सकारात्मक उदारवाद में हम क्या देखेंगे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार के आम सुख के सिद्धांत के हितों को संवर्धन के लिए एक राज्य का हस्तक्षेप करना उचित है, ठीक ना। किसके अनुसार? शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा संशोधन में जे.एस. मिल, स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन ने क्या किया है? उन्होंने बताया है, क्या बताया है कि राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे महत्वपूर्ण तत्व को खोज की। कौन किया? जे.एम. मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1848 में लिखते हुए उन्होंने क्या किया? 1848 में उन्होंने क्या कहा है पता है आप लोगों को? कि आर्थिक गतिविधियों का हस्तक्षेप आवश्यक है क्योंकि समाज के सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती है। ये तो हकीकत बात है, समाज में उतार चढ़ाव होता ही है, ठीक ना। ये कौन लिखा है? जे.एस. मिल, स्पेंसर और टी.एच. ग्रीन। ये टी.एच. ग्रीन साहब थे, टी.एच. ग्रीन साहब थे, ये इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? समाज में हर व्यक्ति की सामाजिक समानता एक समान नहीं होती है, इन्होंने ही लिखा है, ठीक ना। और टी.एच. ग्रीन ने लिखा इन्होंने, और इसमें हस्तक्षेप किया इन्होंने और कहा है एल.टी. हाउस सकारात्मक उदारवाद को सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। और इनमें राज्य के लिए एक आवश्यक क्या है? राज्य के लिए एक आवश्यक अच्छाई क्या माना जाता है इसमें पता है आप लोगों को? व्यक्ति के नैतिक जीवन में अनेक आने वाली बाधाओं को दूर करता है। कौन करता है? लास्की तथा मैकाइवर ने क्या कहा है? आवश्यक सेवाएं राज्य के हाथों में रखने की वकालत की। किसने की? ग्रीन ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया। ग्रीन ने। ग्रीन कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। ग्रीन क्या थे? ग्रीन भी एक विचारक थे। ग्रीन साहब जो थे ना, इनकी बात ही अलग थी भाई। ये तो बिल्कुल ग्रीन थे, हरा थे बिल्कुल, एकदम किसी चीज को हरा कर देते थे। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये चीज है। इनमें क्या है? इन्होंने क्या बोला था? बुराई में क्या बोला था? सामाजिक बुराई में क्या बोला था इन्होंने? अज्ञानता। अज्ञानता भी सामाजिक बुराई में है, समझ रहे हैं आप लोग? अगर ज्ञान नहीं है तो इंसान को सब बन के रहना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग दरिद्र बन जाइए। अरे भाई हम तो ऐसे ही हैं, क्या कीजिएगा, जो होना है होगा। ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। नशाखोरी, बेवड़ापंती, पी के एकदम हट चल, जो होगा चला देख लिया जाएगा, ये चीज है, समझ गए। तथा शिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए राय द्वारा सकारात्मक भूमिका के निर्वाह की दलील थी। सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार पर निर्माण जॉन मेनार्ड किंग्स और गोलब्राथ ने किया था। जॉन मेनार्ड किंग्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के रचना में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब लिखा था इन्होंने? 1936 ईस्वी में।
ठीक ना। इन्होंने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था को मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। और मांटेस्क्यू साहब अपने पुस्तक में क्या लिखे हैं, द रिपीट ऑफ लॉज में क्या लिखे हैं, बेंथम की क्या है, फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, तथा एडम स्मिथ का क्या है, द हेल्थ ऑफ नेशन। ऐतिहासिक उदारवाद के कर्म को कौन बोध करता है, यही लोग बोध करते हैं, दूसरा कौन करेगा, हम आप थोड़ी करेंगे बोध, समझ रहे हैं। यही लोग विचारक है, ये लोग विचारक है, समाज सुधारक भी है, ये लोग करेगा ये चीज है। नव उदारवाद का स्वेच्छा तंत्रवाद, नव उदारवाद को दक्षिण पंथ भी कहा जाता है। नव उदारवादी विचारधारा का आधार क्या है, FA हैक ने रखा है। इन्होंने व्यक्तिवादी, अनुवादी, समाजवाद व बाजारवाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। गरीबों के कल्याण के नाम पर प्रशासन या नौकरशाही के आकार में वृद्धि होती है। इसके अनुसार क्या है आप लोगों को, कल्याणकारी राज का लाभ गरीबों को नहीं अपितु मध्यम वर्ग को प्राप्त होता है। हेयर उस कल्याणकारी राज के संकल्पना के विरोधी है जिसका प्रयोग ब्रिटेन में हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तराधिकार को लेकर उत्तरार्धी से लेकर आज तक उदारवाद को स्वरूप में कोई परिवर्तन आए हैं। कितने परिवर्तन आ गए पता है आप लोगों को, परिवर्तन में परिवर्तन, चेंजेज है। देखिए सोशल, देखिए क्या है, सोशल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, आपको कल्चरल हो गया। कल्चरल में देखिए वेस्टर्न आ गया, आपको इकोनॉमिक में क्या आ गया, हमारे यहाँ मंदी आ गई, रेनेसा आ गया, रेनेसा आ गया ना जी। सोशल में क्या है, सोशल में एक जस्टिफाई ले लीजिए, जस्टिफाई नहीं हो पाता है, ठीक ना। सोशल में क्या है, सामाजिक में कुरीतियां से ले लीजिए, कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है तो उसका न्याय नहीं मिलना, ये सब भी आ जाएगा इसमें। देखिए एक चीज से जो है ना आप 4-5 चीज डिफाइन कर सकते हैं। कल्चर से आप वेस्टर्न कल्चर जोड़ सकते हैं, ठीक ना, पाश्चात्य जोड़ सकते हैं, यहाँ का आपको संस्कृति से जोड़ सकते हैं, बहुत सारा। 18वीं शताब्दी में उदार से लेकर आज तक उदारवाद के रूप में कई परिवर्तन आए। व्यक्तिगत विकास आया, स्वतंत्रता आया, लोकतंत्र आया, आदि की अवधारणाएं उदारवाद की पर्यायवाची मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अपने युग की एक महान उदार विचारधारा थी। कौन सी थी, ये संदेह नहीं है। आज उदारवाद की निर्बलताएं हमें नजर आती हैं जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। कैसे नहीं देख सकते हैं, पता है, आर्थिक विपत्तियों में मस्त एक स्वतंत्र जीवन प्रदान करने के उदारवाद की विफलता उसकी बड़ी कमजोरी है। आने वाला कल क्या आप लोगों को पता है, उदारवाद एक विशिष्ट विचारधारा के रूप में टिका रहेगा तथा अन्य किसी विचारधारा में विलीन हो जाएगा। क्या है, आपका जैसा विचार होगा वैसा काम कर्तव्य होगा, वैसा काम कीजिएगा, वैसा हर चीज होगा, ये चीज है। देखिए हमेशा इंसान को ऊपर उठ के सोचना चाहिए, उठ के ऊपर सोचिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। चलिए चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। ब्लेस यू।